देख रहे हो भाई, यहाँ पे ओमान के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान की फ़ोटो लगी हुई है। तो मतलब मैं यहाँ से 5:10 पे उड़ूंगा और लगभग 5:20 पे कतर के टाइम के हिसाब से लैंड भी कर जाऊँगा। तो टाइम वाइज देखोगे तो 10 मिनट की फ़्लाइट है। चलो जी चलो, लैंड हो गया हूँ। स्वागत है आपका दोहा कतर में। और अंधेरा हो रहा है यार, मेरे को लगा था अंधेरा नहीं हो रहा होगा। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं भाई साहब, स्पेशली ज़्यादातर अंग्रेज़ बहुत थे यहाँ पर। मतलब मस्कट में ज़्यादा मुझे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिख रहे थे। यहाँ पर सारे के सारे भाई यूके, यूएस और इधर अपना रशिया साइड के बहुत टूरिस्ट है, भरे पड़े हैं। लो जी लो, ये आ गए कर कर आते हुए नोट। 500 का आया है, 200 के 2 आए हैं और 50-50 के आए हैं। चलो जी भाई साहब, बहुत महंगी सिम कार्ड है यार यहाँ तो। मतलब स्टार्टिंग प्लान ही है 2-2 हज़ार रुपये से इंडिया के। ये है जी बेडरूम। ओए होए होए, क्या ग्रैंड है भाई बेडरूम। देखना, प्रॉपर एक बड़े वाला बेड लगा हुआ है, किंग साइज बेड। सोचो 1100 रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। ये भाई होटल था मेरा मस्कट सिटी में लास्ट 2 रातों के लिए। और ये अपनी गाड़ी लगेज कर दिया लोड, क्योंकि आज निकलना है मुझे यहाँ से। गाड़ी एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, काफ़ी गर्म हो रखी है और क्लीनिंग भी करनी है अच्छे से। जितना कूड़ा कचरा है सब निकाल के डस्टबिन में डालना, वरना वो मेरे से 2,000 रुपये चार्जेस ले लेंगे इसी के, मतलब गंदी गाड़ी लौटाने के। तो मैंने कहा खुद ही कर लो, 2,000 रुपये इंडिया के क्यों देना है ना। और एक बार गाड़ी भी स्टार्ट मार लेता हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये 3 थैलियाँ बना ली है कूड़े की। यहाँ तो मुझे डस्टबिन दिख नहीं रहा कहीं भी, देखता हूँ अंदर होटल वाले से पूछता हूँ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट में, एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ गाड़ी रेंट पे लेके। फर्स्ट कंट्री अपनी ओमान हो चुकी है। आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सेकेंड कंट्री, जो कि है भाई कौन सी थी भूल गया, कतर। हाँ, तो उसकी कैपिटल सिटी दोहा की मेरी फ़्लाइट है यहाँ मस्कट से। तो मेरे को ये गाड़ी भी लौटानी है एयरपोर्ट पे 2 बजे दोपहर को, और उसके बाद फिर अपनी फ़्लाइट जो है वो 5:30 पे उड़ेगी। तो 2 बजे गाड़ी लौटा के आराम से अपने पास 3-3.5 घंटे होंगे, सब सही हो जाएगा सब सेटअप। बाकी वीज़ा वगैरह क्या है कतर का वो सब मैं आपको एयरपोर्ट पहुँच के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल फटाफट निकला जाए यहाँ से। आई गेस एयरपोर्ट मैक्स टू मैक्स आधा घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। ये देखो भाई, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो 15 किलोमीटर, बट सिर्फ 17 मिनट दिखा रहा है भाई। खाली सड़क होगी पूरी। तो चलो फटाफट से चलते हैं और अपना नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़े। सच भाई, अभी याद आया कि गाड़ी की टंकी भी तो फुल करके देनी है उनको। तो यहाँ से 13-14 किलोमीटर ही है एयरपोर्ट, तो यहीं से करवा लेता हूँ फुल। क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई, अभी फुल हो जाएगी तो ख़त्म नहीं होगा। लो जी लो, यहाँ पे लगा ली। प्राइस देख सकते हो भाई, 0.327 पर लीटर है। मोटा मोटा भाई 70 रुपये, 70 नहीं, अरे ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, ये 91-95 है। मेरे को नॉर्मल डलवाना है भाई। ये रेट 95 या 98 का होगा, क्योंकि नॉर्मल का तो 0.2 समथिंग है यहाँ। कैश भाई अपने पास पड़ा ही हुआ है, तो कैश ही दे देंगे। मेरे ख्याल से तो मैक्स टू मैक्स 10 रियाल का आएगा। 10 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे कम ही आएगा। और पैसे मेरे पास पड़े हैं वैसे 25-30 रियाल। तो कोई नहीं, एयरपोर्ट पे जाके बाकी को चेंज करवा लूँगा, या कतर पहुँच के ये देकर कतर की करेंसी ले लूँगा वहाँ। चलो जी चलो, मस्त टंकी फुल हो गई है। अब जो है कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी भी साफ़ कर ली, टंकी भी फुल करवा ली। अब एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो भाई सामने एयरपोर्ट आ गया है और मुझे जाना है P2 पार्किंग में। जहाँ तक मुझे याद है P2 ही था शायद से। तो डायरेक्ट डिपार्चर गेट पे नहीं जाना, ड्रॉप ऑफ के वहाँ P2 पार्किंग का बोर्ड ढूंढना है किधर है, फिर उस हिसाब से कट ले लूँगा अंदर की तरफ। ये भाई बोर्ड तो आ गया है। सबसे राइट वाला डिपार्चर, बीच वाली लेन अराइवल और लेफ़्ट वाली है पार्किंग। तो चलो भाई लेफ़्ट वाली लेन में रख लेता हूँ मैं, पार्किंग में जाएंगे अब सीधा। वहीं पे इनका ऑफिस है जिस कंपनी से मैंने लिया, डॉलर कंपनी का नाम है। वहाँ पे जाके उनके ऑफिस में चाबी थमा देनी है, एक बार वो चेक मार लेंगे थोड़ा सा गाड़ी को, बस हो गया काम। तो पार्किंग भी 2 है, लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे। शॉर्ट स्टे वाले में लिखा हुआ है रेंटल कार रिटर्न्स, तो इसी पे रखूँगा, रेंटल कार रिटर्न्स वाले पे। सीधा सीधा सही है, ये बोर्ड लगे होते हैं ना भाई, हर किसी को समझ आ जाता है अच्छे से, कन्फ्यूज़न नहीं होती। स्टाफ पार्किंग और लॉन्ग स्टे वाली लेफ़्ट में है, और हमें सीधा सीधा चलते जाना है। हाँ, रेंटल कार वाली लेफ़्ट लेन ही रखनी है अपने को, ये वाली रख लेते हैं। चलो, वो सामने बिल्डिंग है P1, आई गेस P2 पे जाना है अपने को ना। पढ़ लेता हूँ इसमें एक बार।
शॉर्ट स्टे वाली है ये। P2 आ गई है। P2 ही था यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। P1 तो नहीं था। P1 मेरे लेफ्ट में था उस वक्त जब मैं एयरपोर्ट से निकला था, और मैं गया था राइट में, तो P2 ही होगा वो। एक्चुअल में 2 बजे का था भाई ड्रॉप, और ऑलरेडी 2:02 हो गए हैं। वैसे तो आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं वो, ऐसा चार्जेस नहीं लगाते, बट कुछ भरोसा नहीं भाई, फालतू में लगा दिए तो एक दिन के पैसे ले लेंगे पूरे। 2,500-3,000 रुपये का फटका पड़ जाएगा। कहाँ है भाई P2 पार्किंग? मिली नहीं जी। ये पुलिस वाले हैं, इनसे पूछता हूँ। हाँ इधर ही है, ये बोर्ड लगा हुआ है राइट में, कार रेंटल रिटर्न्स राइट साइड। कौन सा इनमें से शॉर्ट्स से ये कार रेंटल, ये बोर्ड लगा रखे हैं इन्होंने। मुझे कार रेंटल वाले में एंट्री करनी है, शायद खुद ही खुल जाएगा गाड़ी स्कैन करके नंबर प्लेट। हाँ खुल गया ना, देखो पर्ची वर्ची लेनी नहीं पड़ी। हाँ फाइनली चलो पहुँचे भाई। 3 मिनट ही लेट हूँ। होपफुली 3 मिनट के तो पैसे नहीं काटेंगे भाई ऐसा सच कुछ ये, क्योंकि इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखी है मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से ना, 35,000 इंडियन रुपीज़ की। तो पता चले कहीं उसी में से काट ले। वैसे तो ये जो चालान वगैरह होंगे वो 1-1.5 हफ्ते बाद आते हैं, तो इसलिए ये उसी वक्त ही काट पीट के देंगे। हाँ ये रे भाई सामने यूरोप कार का है वो, इसके बाद 6 का है, 3 है, 4 रहा सामने भाई डॉलर। लेट्स गो, चलो यहाँ पार करते हैं गाड़ी और इनको बुला लाता हूँ, देख लेंगे। यहाँ से भाई अपना कैमरा भी और साथ में इसका माउंट भी उतार लेता हूँ, क्योंकि ये माउंट आगे भी काम आएगा अगली कंट्रीज में भी, तो हमें करनी है ना ब्लॉगिंग गाड़ी में लग। चलो जी चलो लेट्स गो। लगेज निकाल लूँ जरा, अभी भाई स्टाफ इनका बिजी है किसी और को गाड़ी देने में, तब तक मैं अपना लगेज वगेज निकाल लूँ। सही है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा होंगे भी तो अभी इनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बिजी है। ऐसे होनी तो नहीं चाहिए 2-3 मिनट में दिक्कत। एक बार गाड़ी में नज़र मार लेता हूँ कोई सामान गिर विर ना गया हो कहीं। मेरी एक बोतल खो गई भाई, अच्छी खासी महंगी बोतल थी वो। ये क्या भाई फूल सा कहाँ से आ गया? है ही नहीं भाई, मिली नहीं बोतल, लग रहा है खो गई कहीं पे। आगे भी चेक कर लेते भाई, कुछ रहा तो नहीं है अपना। अब पता नहीं भाई किसी होटल में रही है बोतल या कहाँ गिर गई। इस बैग में रखता था ब्लैक कलर की, बढ़िया थी, इतनी ठंडा रहता था पानी। अभी ये प्लास्टिक के ले लेके घूमना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई। वो स्टाफ तो इनके थे अलमहा के, डॉलर वाला तो कोई है ही नहीं, गायब है, पता नहीं कहाँ गए। अंदर भी नहीं है कोई, है ही नहीं भाई। वेट करता हूँ 5 मिनट। चलो लेते टाइम की तो भाई वीडियो बना ली थी, अब एक बार वापस देते टाइम की भी बना लेता हूँ, बाद में कोई वो ना हो ना। बस मच्छर मरे पड़े, ये देखो स्क्रैचेस वगैरह तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। जैसी ली थी वैसी लौटा दी है बिल्कुल। चारों तरफ से ना बना के रख लो तो बेटर रहता है भाई, बाद में ये लोग कहे कि जी यहाँ से ठोक दी थी वहाँ से ठोक दी थी, तो उतनी रिस्क उठानी नहीं चाहिए। अपना पहले ही वीडियो बना लो, लेते टाइम भी और देते टाइम भी। और किलोमीटर भी अपने को 1400 किलोमीटर मिले थे, मेरे ख्याल चला 1000 के आसपास है। एक बार रीडिंग भी ले लेता हूँ या चलो भाई गाड़ी रिटर्न कर दी है। 1002 किलोमीटर चली है एग्जैक्ट, मतलब 1400 में अभी 398 किलोमीटर बचे हुए थे। तो सब कुछ यहाँ फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। और अब ये कह रहे हैं जो रिफंड है वो आज से 20-22 दिन बाद आएगा, जबकि मैंने जिस दिन ली थी उस दिन भी पूछा था, तो उस टाइम कह रहे थे कि जिस दिन लिए हैं पैसे उससे 20-22 दिन बाद। अब देखो भाई कब आएगा कब नहीं क्रेडिट कार्ड में। अब वापस तो मैं आऊँगा नहीं यहाँ पे ओब्वियसली इसके लिए, बट ठीक है, मतलब मैंने booking.com के थ्रू बुक करी थी तो उनसे कर लूँगा कोऑर्डिनेट। चलो जी चलो अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर जल्दी जल्दी से ना। बस तो जल्दी है नहीं है सच कुछ, अभी बहुत टाइम है, आराम से जाऊँगा, आराम से चेक इन वैक इन कर लूँगा सब। तो मस्त लगी भाई इनके एयरपोर्ट की ना, बड़ी ही लग्जूरियस सी वाइब देती है। और साइज़ देखना भाई कितना बड़ा है, कम से कम भी तो 20 लोग आ जाए, 20 भी नहीं 40 पर्सन और 3000 किलो भाई साहब, क्रेजी। ये रहा भाई सामने एयरपोर्ट आ गया है, देख सकते हो आप। ये सामने ट्रॉली भी पड़ी है, यहाँ से ट्रॉली ले लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े 2 सूटकेस है, मतलब बड़ा तो एक ही है, दूसरा छोटा सूटकेस है। और बड़ा वैसे मैं चेक इन करवा दूंगा अब, बट चेक इन तक तो ट्रॉली ले लेना सही रहता है। चलो भाई चलो लेट्स गो। अब सही है ना, ट्रॉली लगेड़ लो आराम से, सारा वजन इसी पे आ गया। ये देखो डिपार्चर गेट है इकोनॉमी क्लास के लिए, आगे शायद बिजनेस क्लास का अलग होगा। तो चलो यहाँ पे कोई वैसे टिकट विकेट चेक करता तो है नहीं गेट पे, ना ही आईडी चेक करता है, तो क्या पता चलेगा कि आप इकोनॉमी वाले हो या बिज़नेस वाले हो, है ना। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बाहर ही चेक हो जाता है सब कुछ, यहाँ पे नहीं होता भाई। बड़ा ही खाली सा पड़ा है भाई एयरपोर्ट, तो देखना भाई इतना खाली तो नहीं है, पर शांति तो ऐसे हो रखी है वैसे जैसे कोई बोल ही ना रहा हो कुछ भी, शांत बिल्कुल। तो भाई ये अपनी फ़्लाइट 5:10 की आप देख सकते हो, दोहा कतर की। चेक इन ओपन हो चुका है और एयरलाइन का नाम है सलाम एयर।
ई वाले गेट पे जाना है, ओ सॉरी काउंटर पे। चलो भाई बोर्डिंग पास मिल गया अपने को, अंदर चलते हैं, सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन करवा लेते हैं फटाफट से, पहले फिर बताता हूँ। ये भाई यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया है, काफ़ी छोटा सा है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं। और भाई अपना जो है वो इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक हो गया है। सबसे पहले जो बोर्डिंग मतलब सॉरी चेक इन काउंटर था ना, जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है, तो वहाँ पे मैंने उनको फ़्लाइट दिखाई, अपना पासपोर्ट दिया। देन वो पूछ रहे कि अपना वीज़ा दिखाओ कतर का। तो मैंने कहा कतर के लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको ही बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, डिस्कवर कतर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर ना इनकी एक मतलब ऐसे स्कीम टाइप की है कि अगर आप उस वेबसाइट से मिनिमम 2 नाइट्स का होटल बुक करते हो, 2 नाइट्स 3 नाइट्स 4 नाइट, मतलब मिनिमम 2 नाइट्स होना चाहिए उसी वेबसाइट से, तो आपको कतर में फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वैसे वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल जाता है पर वो फ्री नहीं होता, उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने इनके होटल के प्राइसेस देखे, तो होटल भी बढ़िया थे भाई, 4 स्टार 5 स्टार टाइप के होटल, थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट मैंने कहा जब रहना ही 2-3 रात है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इन्हीं की वेबसाइट से होटल ले लेता हूँ और मेरे को फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, यानी कम से कम वीज़ा के तो पैसे बचेंगे अपने। तो इसलिए मैंने वही होटल बुक कर दिए और उसकी कन्फर्मेशन प्रिंट निकाल ली। तो मैंने उनको वो दिखा दिया, मैंने कहा ये देखो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है, और वो भी फ्री है बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखी है इनकी डिस्कवर कतर की वेबसाइट से। तो फिर ठीक है, उसने अच्छा था बंदा काफ़ी वो। और फिर उसने पूछा कि वैसे ही पूछ रहा था, तो मेरे हाथ में कैमरा देखा ना, तो वैसे ऐसे ही पूछा कि यूट्यूबर हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो फिर चैनल उसने अपना मतलब अपने फ़ोन में टाइप करवाया, तो काफ़ी खुश से हो गए वो भाई साहब चैनल देख के। तो मेरे को बढ़िया सीट दे दी, एग्ज़िट रो में विंडो सीट। एग्जिट रो में लेग रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है, बढ़िया ना अपने को। हालांकि सीट रिक्लाइन नहीं होती, थोड़ी सी वो दिक्कत है, बट लेग रूम तो एक्स्ट्रा मिलता है, और विंडो सीट मिल गई, वो तो प्लस पॉइंट है ही। उसके बाद मैं गया भाई इमिग्रेशन पे तो कुछ भी नहीं पूछा, सीधा एग्जिट का स्टैम्प मार दिया, ना उन्होंने आगे का कुछ पूछा, ना वीज़ा मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। क्योंकि वो है ना, किसी कंट्री से आप एग्जिट करते हो तो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, एंट्री में ज़्यादा होता है इनको। तो अब मैं एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने स्टैम्प मारा। दैन सिक्योरिटी चेक भाई हो गया। यहाँ की मशीनें बढ़िया है, कोई लैपटॉप फ़ोन चार्जर वार्जर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा का ऐसे ही बैग पूरा ट्रे में रख दो तो जल्दी हो जाता है सिक्योरिटी चेक। अपने मतलब इंडिया में भी ये मशीनें आ जानी चाहिए, वरना भाई मेरे जैसे ट्रैवलर जो इतने गैजेट्स लेके चलता है, लैपटॉप कैमरा, 25-30 मिनट तो मुझे सिक्योरिटी में लग जाते हैं सारा सामान निकालने में और डालने में। तो ये मशीन सही होती है भाई, पता तो इनमें भी चली जाता होगा अच्छे से सिक्योर, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी एडवांस मशीन है मुझे लग रहा है, कि जिसमें आपको अलग से लैपटॉप वैपटॉप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैग में स्कैन हो जाता है। तो बस हो गया। उसके बाद क्या था, मैं आ गया भाई ऐसे ड्यूटी फ्री एरिया में। यहाँ पे थोड़ा सा उधर की तरफ रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए बैठने बैठने के, और इधर ख़रीदने का है। अच्छा, इन्होंने चालाक चीज़ क्या कर रखी है ना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ड्यूटी फ्री को एक्सप्लोर करें, कुछ शॉपिंग करें। वरना होता क्या है, सिक्योरिटी चेक होते ही लोग सीधा अपने बोर्डिंग गेट पे भाग जाते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने अभी तक बोर्डिंग गेट अनाउंस ही नहीं करे, जबकि फ़्लाइट निकलने में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं, नहीं सॉरी 1 घंटा रह गया। बट बोर्ड पे बोर्डिंग गेट अभी तक नहीं आया, ना ही बोर्डिंग पास पे है। और इस पे पता क्या लिखा है, दिखाता हूँ मैं, देखो 5:10 की फ़्लाइट है, ये रही अपनी दोहा। और क्या लिखा है, शॉप एंड डाइन, कि शॉपिंग करो, कुछ खाना वाना खाओ अभी, क्योंकि अभी वो गेट का जो है वो 3:50 पे शो होगा। अभी मतलब 3 कितने हो गए, 49, अच्छा होने ही वाला है 1 मिनट में। फिर तो मतलब 5:10 की फ़्लाइट है, 3:49 यानी 3:50 पे ये कर रही है। तो 1 घंटा 20 मिनट पहले गेट शो कर रहे हैं, वरना जनरली 2-3 घंटे पहले गेट आ जाते हैं भाई। उधर की तरफ भाई मैकडोनल्ड्स वगैरह भी है, और इधर की तरफ गेट्स है। तो देखता हूँ एक बार क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो मैंने बिरयानी पैक करवा ली है, फ़्लाइट में पता नहीं मिले ना मिले खाना, और मिले भी तो कैसा मिले। तो मैंने कहा उससे अच्छा अपना ही ले चलते, क्योंकि लेट की फ़्लाइट थी। ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर दिया, होटल के नीचे दे गया था वो, मैंने डाल लिया बैग में भाई। यहाँ देखो बास्किन रॉबिन्स है, बैठने की जगह बनी हुई है काफ़ी, और सामने मैकडोनल्ड्स है वो रहा। और यहाँ भी स्क्रीन लग रही है कि यहीं पे आप देख सकते हो जैसी गेट शो होगा। और इधर क्या है भाई, सलाद वगैरह मिल रहा है। मुझे लग रहा है भाई एयरपोर्ट पे भी इंडियन खाना मिल जाएगा यहाँ पक्का। हाँ वो रहा देखो, स्पाइस किचन के नाम से है भाई। ये देखो भाई, इनके पास इंडियन खाना 100% होगा, है ना। ये रखा तो हुआ है, देखो छोले है, पनीर, आलू गोभी है, बाकी पिज़्ज़ा वगैरह तो है ही। बाकी इधर KFC भी है भाई, मैकडोनल्ड्स तो है ही। तो एयरपोर्ट पे भी मिल जाता, वैसे मैं वहीं से ले आया, ज़्यादा सही है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। चलो देखता हूँ गेट आई क्या होगा, सीधा गेट के वहीं जाके बैठूँ। देख रहे हो भाई, यहाँ पे ओमान के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान की फ़ोटो लगी हुई है। ये कोई शायद दुबई के वो बिल्डर्स है, दानूबे प्रॉपर्टीज़, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट लगाई है भाई साहब। शाहरुख खान भाई, आप किसी भी देश में चले जाओ, लोग ज़्यादातर ना शाहरुख खान को जानते ही है।
मतलब वहाँ हिंदी समझ आती हो ना आती हो फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही डबिंग में देखी हो उन्होंने मूवी, बट शाहरुख खान को ज़रूर जानते हैं। कितने देशों में हो चुका मेरे साथ, और यहाँ भी ओमान में ऑब्वियसली जानते होंगे, यहाँ तो इंडियंस ही इतने रहते हैं तो ऑलरेडी पॉपुलर होंगे ही शाहरुख खान। भाई अभी भी दिखा रहा है कि 5 मिनट और लगेंगे बोर्डिंग गेट दिखाने में। कहाँ घूमूँ, वहाँ तो फुल पड़ी थी सारी सीटें, बैठने की भी जगह नहीं थी। हाँ ये बना हुआ ना भाई बैठने का, यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से 5-10 मिनट। चलो भाई हो गया है गेट अलॉट, C11 पे जाना है मेरे को। मैंने बताया ना भाई इतना कुछ खास बड़ा एयरपोर्ट नहीं लगा मेरे को ये, मतलब इससे अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स है काफ़ी। अपना दिल्ली का ही ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को एयरपोर्ट। अब वही बात है भाई, है भी तो मतलब पॉपुलेशन भी कम है और एयरपोर्ट में भी कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे को भीड़ दिख नहीं रही है। ये इनका अच्छा लगता है, ऐसे ना साइडों में इन्होंने पत्थर से रख रखे और पेड़ उगा रखे है, देखो है ना मस्त, लाइटें वाइटें जला के ब्लू कलर की। ठीक है भाई, बोर्डिंग स्टार्ट भी कर दी इन्होंने इतनी जल्दी। अभी तो गेट्स खुले हैं थोड़े टाइम पहले ही। मेरे ख्याल नीचे बैठने का सिस्टम होगा, यहाँ से तो बस खाली बोर्डिंग करनी है। देखते हैं चलो अंदर जाके, मेरे ख्याल तो यही होगा यार। यहाँ पे देखो ये वाली सीट्स है, मैं तो इसमें सोच रहा था बैठने की आराम से, और चलो कोई नहीं, अब नीचे चलते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ देखो भाई वही कह रहा था ना मैं, नीचे बैठने का बना रखा और यहाँ से बोर्डिंग होएगी फिर। तो ऊपर तो बस एज अ चेकिंग गेट था, मेन नीचे ही है जो है, यहीं से ही एंट्री होएगी और नीचे वॉशरूम भी बने हुए हैं। चलो सही है, जगह तो भाई ज़्यादा है नहीं, फ्लाइट मुझे लग रहा है फुल ही है ऑलमोस्ट, यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ी सी जगह है। चलो भाई बोर्डिंग हो गई है, लेट्स गो, चलते हैं एयरप्लेन के अंदर। ओमान और कतर के बीच में ना भाई 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो मतलब मैं यहाँ से 5:10 पे उड़ूँगा और लगभग 5:20 पे कतर के टाइम के हिसाब से लैंड भी कर जाऊँगा। तो टाइम वाइज देखोगे तो 10 मिनट की फ़्लाइट है, बट एक्चुअल में 10 मिनट नहीं है। मेरे ख्याल से आगे वाली सीट है मेरी ना, सेकेंड वाले जोन में, क्योंकि मेरे आगे कोई सीट होनी नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। भाई यहाँ से तो फ़्लाइट ऑलमोस्ट खाली सी ही दिख रही है, बट अभी लोग आ रहे हैं मेरे पीछे भी काफ़ी, देखते हैं। तो भाई ये अपनी सीट इधर वाली 12A, ये देखो है तो ये इमरजेंसी लो, बट अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, मेरे आगे कोई भी सीट नहीं है, पूरा लेग रूम है। फ़ायदा हो गया ना, फ़ायदा हो गया हाँ। तो आगे भाई वो है, बट यहाँ पे बैग नहीं रख सकते क्योंकि इमरजेंसी सीट है, तो जो भी निकालना है निकाल लेता हूँ इमरजेंसी के, वही हाँ बैग ऊपर रख देता हूँ फिर। बट यार इसमें तो ये पॉकेट वॉकेट भी नहीं है, सीट नहीं है, तो इस वजह से तो ये बोतल कहाँ रखूँगा, ये भी दिक्कत है थोड़ी सी। चलो भाई बैग तो रख दिया ऊपर, अब ट्रे टेबल, चलो ये तो अच्छा है कि इसमें ट्रे टेबल तो दे रखी है भाई, हाथ में ऐसे निकाल के इस तरह से यूज़ करी जा सकती है, ये देखो, वरना तो खाने में भी दिक्कत होती। बस ये है जो सामने वाली सीट थी उसका ये कंपार्टमेंट यूज़ नहीं होता, बट ये तो यूज़ करता भी गया, इसमें आ ही नहीं पाता कुछ। ट्रे इनकी यहाँ से यूज़ हो जाएगी, ये देखो इस तरह से ये वाली खुल जाती है, और इनकी तो है ही, इनकी भी है पर बहुत दूर है, यूज़ की नहीं है, तो इनको भी शायद से हाथ में ही होगी यहाँ पे हैंड रेस्ट के इधर। ओह ये वाली सीट तो रिक्लाइन हो रही है भाई, मेरे को लगा तो होगी नहीं इमरजेंसी में। वैसे टेक्निकली देखा जाए इमरजेंसी एग्जिट की ये वाली सीट है, ये रिक्लाइन नहीं होगी मेरे ख्याल, अपनी वाली तो रिक्लाइन हो रही है, नहीं है ना रिक्लाइन का, इनका नहीं है, ये देखो मैं कह रहा था ना ये रिक्लाइन होती नहीं है। बाकी भाई अंधेरा भी होने वाला है आधे पौने घंटे में, बट देखने वाली चीज़ ये होएगी कि यहाँ से मतलब जब उड़ रही है 5:10 पे, तो उसके आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, यानी कि जब हम फ्लाइट ऊपर होएगी तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जब हम कतर पहुँचेंगे वहाँ भी 5 ही बज रहे होंगे लगभग, 5 सवा 5, तो वहाँ पे अंधेरा हो रहा होगा या रोशनी हो रही होगी, वो देखना है मुझे चीज़। एक तरह से समझ लो 5-10 मिनट में ही पहुँच रहे हैं हम दूसरी कंट्री, बट फ्लाइट वैसे लेगी 1-1.5 घंटा। हाँ फ्लाइट तो पौना घंटा लेगी, बट टाइम के हिसाब से तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे भी उतना ही टाइम हो रहा होगा उड़ते वक्त और लैंड करते वक्त भी वहाँ उतना ही टाइम हो रहा होगा। बाकी भाई भरी गई फ्लाइट तो ऑलमोस्ट, देखो मुझे लगा था खाली होगी, आगे की सीटें थोड़ी खाली है, बट वैसे मोस्टली भरी गई है। अभी तक तो भाई ये 7 वाली सीट खाली पड़ी है यहाँ पे, देखो किसी के नाम पे है या नहीं है ये सीट। खाली हुई तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा अपना सामान वगैरह ऐसे यहाँ रख लूँगा टेक ऑफ करने के बाद। नहीं आगे शायद भाई अभी तो रोशनी हो रही है थोड़ी थोड़ी बाहर, आप देखोगे सनसेट बस होने ही वाला है। और भाई अपने को एक ये वेज सैंडविच टाइप का मिला है, सैंडविच है पता नहीं क्या चीज़ है, लिखा है लेकिन वेज, और एक पानी की बोतल मिली है। देखते हैं भाई खा के कैसा है, ज़रा क्या डाला हुआ है इसमें, धनिया लेट्यूस टाइप का है कुछ तो भाई, और कॉर्न भी है मक्का, खा के देखता हूँ। बहुत सूखा सूखा है, नहीं खाया जाएगा ज़्यादा। और लेट्यूस नहीं भाई, पालक का सैंडविच है, पालक डली हुई है अंदर इसमें। ठीक है टेस्ट तो, पर
ड्राई है, केचप दे देते तो ज़्यादा बढ़िया होता। चलो जी चलो, लैंड हो गया हूँ। स्वागत है आपका दोहा कतर में। और अंधेरा हो रहा है यार, मेरे को लगा था अंधेरा नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पे तो प्रॉपर अंधेरा हुआ पड़ा है। बाकी अब जो टाइम डिफरेंस हो गया इंडिया और मेरे बीच में, वो 2.5 घंटे का हो गया। ओमान और इंडिया का था 1.5 घंटे का, लेकिन अब यहाँ से और ओमान का भी 1 घंटे का फ़र्क है। तो इंडिया और अब कतर में 2.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। ये घुस गया है भाई एयरपोर्ट पे, बैगेज क्लेम के लिए जाना है ऊपर। बाकी फ़्लाइट भाई एयर में तो वही 1 घंटे के आसपास ही रही थी टोटल। और अभी 5 बज के समथिंग हो रहे हैं यहाँ कतर टाइम के हिसाब से। बाकी फ़्लाइट का प्राइस मैंने आपको बताया नहीं, तो अराउंड मैंने 14,000 रुपीज़ पे करे थे इस फ़्लाइट के लिए, जिसमें मुझे 10 kg कैबिन बैगेज मिला था और 30 kg का चेक इन बैगेज मिला था। और क्या था इसके अलावा, वीज़ा का कोई कॉस्ट है नहीं। होटल का प्राइस अभी मैं होटल पहुंच के बताऊंगा। चलते हैं देखते हैं भाई यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है। ये पहुंच गया भाई बैगेज क्लेम। मेरे ख्याल पहले तो इमिग्रेशन आएगा, बैगेज क्लेम तो उसके बाद आएगा फिर। तो अभी के लिए फ़िलहाल रखता हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन एरिया में अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना। बाकी गाड़ी रेंटल पे यहाँ पे भी मैंने बुक कर रखी है। हालांकि रुका मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रात के लिए ही हूँ, पर 3 दिन के लिए मैंने ले ली गाड़ी, क्योंकि मेरे को रोड ट्रिप करनी है सारे देशों की। तो कोशिश यही है जितनी कंट्रीज़ में पॉसिबल हो वहाँ पे मैं गाड़ी ज़रूर चलाऊँ। तो 3 दिन के लिए अभी दिखाता हूँ कितने की पड़ी है, क्या पड़ी है। यहीं एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। बाकी भाई एयरपोर्ट तो काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे मस्कट वाले से। मतलब अभी तो मैं सिर्फ लॉबी में ही हूँ, पहुँचा भी नहीं मेन एरिया में, बट ओवरऑल अच्छी वाइब आ रही है। थोड़ी हाईटेक सी सीट्स वगैरह देखो ऐसे बढ़िया बनी हुई है, नई नई सी ना। चलो भाई सारा प्रोसेस हो गया है। 3 नंबर बेल्ट से अपना लगेज उठाते हैं और फिर आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या क्या हुआ इमिग्रेशन में और वीज़ा का क्या सीन है यहाँ पे। काफ़ी देर लग गई भाई, भीड़ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब ये पता नहीं मेरा बैग कौन से वाली फ़्लाइट का उतर रहा है ये, क्योंकि जब अगली फ़्लाइट का बैग आता है ना, तो ये वो वाले बैग हटा के ऑफिस में रख देते हैं इनके। तो देख लेता हूँ भाई, ये स्क्रीन लग रही है इसमें, अगर अपने फ़्लाइट का दिखा रहा होगा अभी मस्कट लास्ट बैग, हाँ तो चल ही रहा है, इस पर आ जाएगा अपना भी। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं भाई साहब, स्पेशली ज़्यादातर अंग्रेज़ बहुत थे यहाँ पर। मतलब मस्कट में ज़्यादा मुझे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिख रहे थे। यहाँ पर सारे के सारे भाई यूके, यूएस और इधर अपना रशिया साइड के बहुत टूरिस्ट है, भरे पड़े हैं। लो भाई लो, आ गया अपना बैग ग्रे कलर का। लेट्स गो। चलो जी कस्टम चेक और करवाते हैं। यार रुको, कहीं बैठ के आपको पहले बता ही देता हूँ वीज़ा वगैरह का ना सारा डिटेल में। काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आप मिस मत करना मैंने जैसे मिस करी है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर करके, जो शायद इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर वहाँ से होटल बुक करते हो मिनिमम 2 रातों का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। मतलब फ्री मतलब ना आपको वीज़ा के पैसे भरने हैं, ना वीज़ा लेकर आना है, यहीं आओ सीधा इमिग्रेशन पे मिल जाएगा। बट उसमें क्या है, जो आप होटल बुकिंग करते हो ना, उसका एक कंफर्मेशन पेज आपको प्रिंट आउट निकालना है। और जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे ना, मतलब इमिग्रेशन वाला जो एरिया आएगा, उससे जस्ट पहले ना डिस्कवर कतर का एक काउंटर बना हुआ है ग्रे से कलर का। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो जो आप प्रिंट आउट निकाल के लाए हो, उस प्रिंट आउट पे एक वेरीफाइड का स्टैंप लगेगा। मतलब वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे अपनी रिटर्न टिकट दिखाओ यहाँ से आप जहाँ भी जा रहे हो। जैसे मैं बहरीन जा रहा हूँ यहाँ से, तो वो मैंने टिकट दिखा दी, फ़ोन में ही दिखा दी, उसका प्रिंट आउट था नहीं मेरे पास, खो गया कहीं पे। तो उन्होंने वो देखा, पासपोर्ट देखा, उसके बाद उस कंफर्मेशन पेज पे स्टैंप मार दिया वेरीफाइड का। तो हुआ क्या, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ करना होता। मैं तो सीधा इमिग्रेशन की लाइन में लग गया। 30-40 मिनट लगने के बाद जब इमिग्रेशन पे नंबर आया, तब मुझे पता चला पहले वेरीफाई करवा के लाना है। तो फिर मैं निकल के गया, वेरीफाई करवा के लाया। बट जो वहाँ पे मतलब मैनेजमेंट कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस लाइन में नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा आप डायरेक्ट आगे ही आ जाओ। तो वो तो मेरा चलो टाइम बच ही गया, दिक्कत नहीं हुई एज सच। बट आप पहले वेरीफाई का स्टैंप लगवा लेना, फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगना। बस फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद कुछ नहीं, वो पेज दिया मैंने अपना, पासपोर्ट दिखाया, दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट और थंब का प्रिंट, फ़ोटो हुई। उसके बाद उन्होंने एंट्री दे दिया। मैंने तो स्टैंप देखा भी नहीं भाई कि कितने दिन की एंट्री है, क्या है। चाहिए तो मुझे 3 दिन के लिए था, अब देखते हैं इन्होंने दिया कितना। तो आपको मैं दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि आजकल थोड़ा स्ट्राइक आ जाती है अगर पासपोर्ट या कोई वीज़ा दिखा देते हो आप। तो इन्होंने टोटल जो है वो मुझे 7 डेज़ की एंट्री दी है, 7 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल। हालांकि नेट पे हर जगह लिखा है 14 डेज़ का, बट मुझे 7 दिन का मिला है। मुझे 7 दिन के अंदर मतलब एग्जिट करना पड़ेगा। अब इसको एक्सटेंड करने का क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता भाई, बट ठीक है, मुझे तो 3 दिन के लिए चाहिए था। 3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट आ गई अगली कंट्री की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद क्या था, इमिग्रेशन के बाद मैं यहाँ पे आ गया सीधा। तो ऐसा सच कुछ भी और हुआ ही नहीं, मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस था।
तो अब अच्छा एक ना स्टिकर सा लगाया है इन्होंने, मतलब ना तो स्टैंप मारा है ना कुछ, एक स्टिकर प्रिंट हुआ, उस स्टिकर को ही पतला सा स्टिकर है छोटा सा वाइट कलर का, उसी को पासपोर्ट पे चिपका दिया बस। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, कस्टम क्लियर करवा के अपनी गाड़ी पिक करी जाए, क्योंकि मैंने गाड़ी में वालों को टाइम दिया था 6 बजे का, और इतना टाइम लग गया इमिग्रेशन में कि अभी 6:34 हो गए हैं। होपफुली वैसे दिक्कत ना ही करे तो बढ़िया। चलो जी कस्टम्स क्लियर, ये आ गया हूँ मैं बाहर मेन एरिया। और सच मुझे तो अभी भाई सिम कार्ड भी लेनी पड़ेगी, सिम के साथ साथ करेंसी भी निकालनी पड़ेगी यहाँ की। तो लेट्स सी भाई क्या रहता है, चलते हैं। होगा वैसे सिम कार्ड का कहीं ना कहीं पे। तो जो मैंने ओमान में ली थी ना भाई सिम, उसका मैंने डेटा ओमान में ही ख़त्म कर दिया। अगर डेटा बचा होता उसका वोडाफोन सिम का तो यहाँ पे भी वो वैलिड था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा डेटा उड़ा दिया। तो अब ये 2 काउंटर है भाई, एक वोडाफोन का एक ओरिडो का है। आपका चैनल का नाम याद नहीं है मुझे, अच्छा लेकिन आपका चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किया। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, अच्छा ठीक है। आपको डेटा कितना चाहिए वो बताओ, उस हिसाब से मैं 25 GB काफ़ी रहेगा 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए हो, और शॉर्ट पीरियड पे और थोड़ा ज़्यादा डेटा मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा ठीक है। लेना है तो कुछ ऐसा भी प्लान है क्या जो आगे की जीसीसी कंट्रीज़ में भी चले, जैसे मैं अभी सऊदी वगैरह भी जा रहा हूँ। कंट्रीज में यहाँ पर जीसीसी सिम कार्ड नहीं है। अच्छा किसी का भी नहीं है। 4,500 महंगी है तो बड़ी। हाँ, उससे नीचे जाओगे तो वही 4 दिखाना वो कितना था। अच्छा ये मिनिमम ही है सिम कार्ड, ये इतना महंगा। मिनिमम वाला तो 6 GB है, 75 मतलब 1850 होते हैं। 6 GB मिलेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं। आपको कम चाहिए? हाँ मतलब 3 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया एक तरह। नहीं, आपको अगर आपको अपलोडिंग है नहीं नहीं नहीं, वो तो वाईफाई मिलेगा ही होटल हर जगह। हाँ, बेसिक मतलब मैप वैप चल जाए, गाड़ी ले रखी है क्योंकि यहाँ तो फिर एक काम करो, चलो खत्म करते हैं पूरी दुनियादारी। आपको देते हैं सबसे भारी 22 लेना। 22 GB 125 का, हाँ। ये भी 3,000 का पड़ गया भाई, है तो महंगा ही है। कतर तो महंगा है, और ये ई सिम है वो है फिजिकल? जो चाहो। अच्छा चलो देखता हूँ मैं एक बार ज़रा ये सिम और कहीं पे कुछ हो जुगाड़ ऑनलाइन का। भाई साहब बहुत महंगी सिम कार्ड है यार यहाँ तो, मतलब स्टार्टिंग प्लान ही है 2-2 हज़ार रुपये से इंडिया के। वही है भाई, कतर है तो महंगी, मतलब दिक्कत वाली तो चीज़ है थोड़ी सी। अभी मेरे को एटीएम नहीं दिखा भाई, एटीएम से पैसे तो निकलवा ही लूँ। अब जितनी भी कंट्री महंगी हो पैसे तो चाहिए ना, बिना पैसों के तो कैसे ट्रैवल करूँगा। सिम फिर भी एक बार को अवॉइड कर सकता हूँ किसी तरह, बट वो देखना पड़ेगा मुझे। वैसे तो मेरा जो एयरटेल वाली सिम है इंडिया की, उसमें इंटरनेशनल रोमिंग है, तो मैप लगा के उसके थ्रू तो मैं होटल तक तो जा ही सकता हूँ। फिर होटल में वाईफाई होगा ही, कल देखेंगे सिम कार्ड का। अभी फ़िलहाल एटीएम कहाँ है, यहाँ एटीएम ढूंढा जाए। फिर मैंने सुना कतर के एयरपोर्ट पे बड़ा सा येलो कलर का टेडी भी है, मुझे दिख नहीं रहा वो। मुझे लग रहा है शायद जब जाऊँगा ना मैं उस टाइम पे वो जो होता है हॉल पूरा उसमें दिखेगा, अराइवल वाले हॉल में नहीं है कुछ भी। एयरपोर्ट तो अच्छा खासा है, बड़ा है काफ़ी, बट वो टेडी बियर देखना था बहुत बड़ा सा। कोई नहीं, चलो यहाँ से जब बहरीन की फ़्लाइट लूँगा तब देखेंगे। और एटीएम मिल गया, करेंसी एक्सचेंज भी मिल गया। डू यू टेक ओमानी रियाल ऑल्सो? भाई अपने पास टोटल 17.4 ओमानी रियाल बचे थे, और उसकी जगह अपने को मिले हैं 134 कतारी रियाल। तो यहाँ की करेंसी है कतारी रियाल, है नाम रियाल ही बस, वहाँ का था ओमानी रियाल, यहाँ का है कतारी रियाल। ऐसी कुवैत का है कुवैती रियाल। तो ऐसी सिस्टम है भाई। 100 का नोट है ये, 10 का भी दिया, 5 का भी दिया, एक के भी दिया। गूगल के अकॉर्डिंग अभी इंडियन करेंसी का कन्वर्जन देखो तो 24.4 रुपीज़ चल रहा है एक कतारी रियाल में। तो अभी मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, इंडिया के 20,000 निकाल लेता हूँ, काफ़ी है। फिर मैसेज जो कटेगा ना उस हिसाब से जो कन्वर्जन रेट आएगा वो हम कैलकुलेट करके चलेंगे पूरे 3 दिन में, क्योंकि 20,000 में मेरा काम हो जाएगा भाई। लगभग कितने 3-4 हज़ार रुपये तो ये भी है, और 20,000 और निकाल लूँगा, 24,000 इनफ रहेंगे 3 दिन के लिए। क्योंकि गाड़ी रेंटल की मेरी ऑलरेडी पैसे पेड है ऑनलाइन, होटल 3 रातों का पेड है, बस अब खाना खाना है, घूमना है और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। तो मेरे ख्याल से 20-22-24 हज़ार रुपये में 3 दिन निकल सकते हैं अपने आराम से। तो इसलिए 20,000 निकाल लेता हूँ, बहुत है। 20,000 की जगह ना 1,000 यहाँ के रियाल निकाल लेता हूँ, इंडिया के 25,000 रुपये बनेगा। तो ऐसे राउंड ऑफ हो जाएगा। इंग्लिश यूज़ करते हैं भाई। वैसे नई भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिटी से भी निकलवा सकता हूँ, क्योंकि इतने तो अपने पास हो गए। 1,000 कतारी रियाल, प्रिंट रिसिप्ट कर दो भाई। चल गया नोट गिनने की आवाज़ आ रही है भाई। कार्ड ले लेते हैं पहले अपना। लो जी लो, ये आ गए कर आते हुए नोट। 500 का आया है, 200 के 2 आए हैं, और 50-50 के आए हैं। चलो जी, सारे तरह के नोट दे दिए, 500, 100, 50, 200। मज़ा आ गया। देखना एयरपोर्ट पे नेचर का पूरा ख्याल रखा हुआ है भाई, मस्त ऐसे पौधे वोधे लगा रखे हैं, नीचे पानी भी बह रहा है। मैसेज देख लेता हूँ अपने फ़ोन में कितने रुपए कटे अकाउंट से। 24,687 रुपीज़, यानी 24 रुपये 60 पैसे का अपने को एक कतारी रियाल पड़ा है।
₹25 का ही राउंड ऑफ लेके चलेंगे हर चीज़ में ना, कैलकुलेशन में। तो जो भी अब प्राइस आपको बताऊंगा इंटू 25 कर लेना, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा बढ़िया से। चलो काफ़ी पैसे हो गए, अब गाड़ी उठाई जाए। तो रेंटल कंपनी वालों के हिसाब से 4 नंबर गेट से एग्जिट करना है मुझे, और कंपनी का नाम है ग्रीन मोशन। तो उनका कोई बंदा खड़ा होगा बोर्ड लेके ग्रीन मोशन का, तो मुझे उनके साथ उनकी जो वैन नहीं होती शटल बस टाइप, उसमें बैठ के जाना है यहाँ से 10 मिनट दूर, और वहाँ पे इनका ऑफिस होगा, गाड़ी जहाँ पे मिलेगी अपने को। तो वो उधर है, वो रहा शायद 4 नंबर गेट। हाँ वो रहा। सीरियसली यार सिम कार्ड के तो प्राइसेस सुन के मैं हैरान से ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था। और मैं होता भी ना 8-10 दिन के लिए, तब भी मैं ले लेता 2-2.5 हज़ार की सिम, पर 3 दिन के लिए वर्थ इट सा लगा नहीं मुझे लेना इतनी महंगी। और ये शटल बस टाइप खड़ी तो है, अब ग्रीन मोशन की है नहीं पूछना पड़ेगा। ग्रीन मोशन ये तो नहीं है भाई, कौन है फिर? वहाँ तो नहीं खड़ी गई सामने, यहाँ पे खड़ी है शटल बसेस एक्चुअल में। इनमें से कोई एक होगी ग्रीन मोशन वालों की। वेदर तो यहाँ भी गर्म ही है, पर अभी के टाइम पे थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, हवा चल रही है बढ़िया। 21 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है 6:30-7 बजे। यार यहाँ भी नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा मुझे तो एज सच, देखना समझ नहीं आ रहा। अब ये कौन सी शटल बस है पता नहीं, इनमें ना लिखा हुआ है कुछ ऐसे ग्रीन मोशन टाइप। इनका नंबर दे रखा था व्हाट्सएप का, उस पर मैंने मैसेज करा है, अब देखो रिप्लाई आएगा तो पता चलेगा। तो भाई क्लूक पे मुझे सिम सस्ती मिल रही है, 3 दिन की 1641 रुपए की है, और वो भी अनलिमिटेड, मतलब हर दिन 15 GB डेटा मिलेगा, 3 दिन के लिए 45 GB हो गया। तो उन सभी प्लान से सस्ती भी है और डेटा भी ज़्यादा है, तो चलो यही ले ले। तो ई सिम 1641 रुपये की काम आएगी। अच्छा हुआ भाई नीली अंदर एयरपोर्ट से ना, मतलब महंगा लग रहा था मुझे सही में वहाँ पे। भाई उनका मैसेज आया, आ चुके हैं वो, अब है कहाँ पता नहीं, गेट 4 पे बता रहे हैं। भाई बस तो नहीं है तो गाड़ी लेकर आए हैं देखो। चलो जी चलो चलते हैं ऑफिस में रेंटल वालों के। हाउ फार इज द ऑफिस? 10 मिनट। चलो जी एयरपोर्ट से निकल गए हैं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है ऑफिस का, जहाँ पर गाड़ी मिलेगी अपने को। भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। एंड सबसे अच्छी बात कि जिस रोड पर इनका ऑफिस है उसी पे ही अपना होटल भी है, मतलब यहाँ से होटल अपना पास ही होगा 2-4 मिनट की ड्राइव पे, तो ये चीज़ सही होगी भाई। वैसे मैंने फिर गलती कर दी, आज की जगह मैं कल ले लेता रेंट पे, क्योंकि आज का तो फालतू में रेंट ही लगा, अब तो मेरे को जाके सोना ही है होटल में, तो आज ना लेता कल लेता। उससे अच्छा जब पास ही था, मुझे लगा एयरपोर्ट से मिलेगी, इस चक्कर में मैंने एक ही दिन आज की एक्स्ट्रा कर ली। बट कोई नहीं, चलो ये ऑफिस इन्फिनिटी रेंटा कार है भाई, ये देखो। क्योंकि मेरे को पिक भी यहीं से करनी है कार, और रिटर्न भी यहीं पे करनी है, फिर ये अपनी गाड़ी में मुझे एयरपोर्ट छोड़े आएंगे। बट ठीक ही है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इतनी महंगी है नहीं गाड़ी रेंटल ना, तो कोई बात नहीं। मुझे पता होता है यहाँ पे है तो मैं फिर 2 दिन के लिए बुक करता, कल और परसों, और आज के लिए ना करता। लगेज Just keep inside. Okay. After I make your contract, I'll transfer your online. ओके दिस साइड। चलो भाई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह निपटा लेते हैं। डू यू नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो, जस्ट इंडियन? इंडियन। सो भाई ओमान की तरह यहाँ पे भी आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ही जो है वो गाड़ी मिल जाएगी, इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं लेके चल रहा हूँ इनकी इंटरनेशनल भी, ताकि दिक्कत ना हो, बट वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं भाई सारी फटाफट से, उसके बाद लेके चलेंगे होटल अपने। तो ये देखो भाई अपने होटल का नाम है अल लिवान सूट्स दोहा, और केवल 750 मीटर्स की दूरी पे है, मतलब बंदा पैदल भी पहुंच सकता है आराम से। चलो जी सारा प्रोसेस हो गया है, अब लेते हैं अपनी गाड़ी। यहाँ पे भी मैंने करी तो बुक थी भाई स्विफ्ट मारुति की, बट मिली नहीं, वो पेगासस है ना, किया की, देख सकते हो भाई रेड कलर की। और यहाँ भी सेम वही है भाई, ओमान वाला ही सीन कि स्टेयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होता है, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक है। चलो तो एक बार वीडियो बना लेते हैं चारों तरफ से भाई। लाइट्स होगा कुछ? हाँ वो ले आओ। हाँ ओके, रेड कलर की है भाई, चटक रेड। अपनी गाड़ी की याद आ गई V6 की, तो अच्छे से चेक कर लेते हैं भाई, स्क्रैचेस वगैरह ना हो, क्योंकि अंधेरे में तो पता नहीं चल रहा। तो इनको बोला है अब ये लेकर आ रहे हैं कुछ लाइट वाइट ना, और लाइट से फिर ये मार के चेक करवा देंगे। चलो अपना ये तो बैग रखूँ मैं, डिक्की तो भाई इसकी ऐसे चाबी लगा के खोलनी पड़ेगी। लो जी ठीक है, 2 ही सूटकेस है भाई मेरा, तो क्या ही है, किसी भी गाड़ी में आ जाते हैं। ऑल्टो दे दो उसमें भी डाल लूँगा, अकेला बंदा तो क्या ही करना जगह का, है ना। बट सही है, ये गाड़ी थोड़ी सी मॉडर्न है, इस पर बटन्स वगैरह भी है। कल दिखाऊंगा गाड़ी, अभी तो अंधेरा हो रहा है। ओमान वाली में स्टीयरिंग कंट्रोल बटन तक भी नहीं थे भाई। चलो जी लगेज डाल दिया है। एंड नंबर प्लेट आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे लेफ्ट में लिखा होता है कतर, फिर कुछ और लिखा हुआ है पता नहीं मुझे, 978704। भाई साहब 6 डिजिट का नंबर है, इतना बड़ा, 6 मतलब उसका नंबर्स का। और गाड़ी रिटर्न करने यहीं पे आना है, फिर ये लोग मुझे एयरपोर्ट छोड़ आएंगे।
तो लो भाई ये फ्लैश लाइट जला दी है, देख लेते एक बार वीडियो चारों तरफ से। ये दिखाना एक बार। ये थोड़ा सा भाई स्क्रैच है यहाँ पे, देन पीछे तो ठीक लग रही है। एक ये है भाई डेंट, शो दस, एक ये डेंट है भाई यहाँ पे। चार्जिंग नहीं है क्या? इधर की साइड से सही है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस ये है, ये तो मिट्टी है। मेन ज़्यादातर भाई बम्पर या पीछे वाले उसमें होता है, जो होता है साइडों में तो कम ही लगती है लोगों से, जो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय। चलो जी चलो, अब देखते हैं इसमें भाई एप्पल कार प्ले हो तो बढ़िया हो जाएगा सीन। लाइट तो येलो ही है भाई यहाँ पे, और चाबी ऐसे लगा के ही ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, किलोमीटर अपना इसमें अनलिमिटेड है, मतलब 3 दिन में मैं कितने मर्जी किलोमीटर चला सकता हूँ। ओमान में तो 1400 की लिमिट थी ना, 1400 किलोमीटर की, यहाँ नहीं है वो सीन। बाकी ऑलमोस्ट नई गाड़ी है, 11,485 किलोमीटर चली हुई है। कंफर्म करते हैं भाई, देखते हैं एप्पल कार प्ले है या नहीं है। मेरे हिसाब से होगा नहीं शायद, बाकी लेट्स सी, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पता चलेगा। है भाई, है एप्पल कार प्ले है ये रहा। अब ये वायर्ड है या वायरलेस है पता नहीं, मेरे ख्याल तो वायरलेस ही होना चाहिए। पहले ब्लूटूथ कनेक्शन करते हैं। ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो गया है, पर एप्पल कार प्ले से नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है केबल वाला ही है एप्पल कार प्ले ना, इसमें USB लगा के शायद। लिखा तो है यूजिंग अ USB केबल, एप्पल कार प्ले तभी अवेलेबल होगा। चलो कल कर लूँगा केबल से कनेक्ट, अभी तो होटल चले पास में ही है। बिरयानी भी नहीं खाई मैंने वहाँ पे, फ़्लाइट में भूख लग रही है अब, तो चल के खाते हैं। और वो सैंडविच तो कुछ खास था नहीं, मज़ा नहीं आया। बाकी गाड़ी देख सकते हो भाई, यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, म्यूट का है, मोड का है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें भी नहीं है। खैर ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कतर में मैंने इतनी गाड़ी चलानी नहीं है, 3 दिन में कितना ही चला लूँगा, 200 किलोमीटर मैक्स, तो क्या ही फ़ायदा मतलब लगाने का क्रूज़ कंट्रोल, है ना। बाकी यहाँ पे 2 भाई एनालॉग वाली डिस्प्ले है और एक बीच में है डिजिटल वाली है। बाकी यहाँ मिरर्स के कंट्रोल है, IRVM मैनुअल है, हैंड ब्रश के नाम पे एक फट्टा सा है पतला सा। ऑटोमेटिक गाड़ी है इस तरह से भाई, हैंड ब्रेक ये वाली है हाथ वाली। बाकी यहाँ पे मैनुअल AC के कंट्रोल है। तो चलो भाई फटाफट से अपना फ़ोन में ही लोकेशन लगा के सीधा होटल में मिलता हूँ। गाड़ी से दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर, पैदल जाता तो 700 मीटर था। भाई होटल तो यही लग रहा है मुझे, इसका नाम वाम कहीं लिखा नहीं है, पर गूगल मैप पे यही बता रहा है, शायद से ये लिखा हुआ, हाँ यही है, अल लिवान स्यूट। ऑल्सो भाई गाड़ी का रेंटल बताऊं तो मेरे को 3 दिन के लिए पड़ी है 6,600 रुपीज़, यानी पर डे 2,200 रुपीज़ की गाड़ी है, इतनी सस्ती। और ये भी वही वाले इंश्योरेंस के साथ है जो मैंने आपको सुबह समझाया था ना। वैसे अगर आप खाली गाड़ी लेते बेसिक इंश्योरेंस के साथ तो 1,100 रुपीज़ की पड़ रही थी इंडिया के एक दिन। सोचो 1,100 रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। इनकी पार्किंग कहाँ है वो पता लगाना पड़ेगा भाई, फिलहाल बेसमेंट में पार्किंग है भाई इनकी। ये देखो इस तरह की है, तो नीचे ले जाना है। खुल जा भाई फाटक, खुद से खुलेगा नहीं खुलेगा, वो गार्ड आ गए भाई, वो खोलेंगे फिर जाके लगानी है बेसमेंट में। ये पार्किंग है भाई बेसमेंट में, चलो सही है। चलो भाई यहाँ पे लगा दिए गाड़ी, लॉक कर दी, चलते हैं अब इनके ऊपर वहाँ पे रिसेप्शन पे। और ये होटल जो मुझे पड़ा है ना, अराउंड पड़ा है 750 कतारी रियाल का 3 नाइट्स, यानी पर नाइट 250 रियाल का है। वही 25 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 25 इंटू 250 हो गया 6,250 रुपीज़ पर नाइट पड़ा है मेरे को ये। अब ओब्वियसली महंगा है भाई, 3 रातों के लिए ऑलमोस्ट 19,000 रुपये पे कर रहा हूँ मैं इस होटल के। बट क्यों मैंने लिया है, बिकॉज फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो वीज़ा ऑन अराइवल के भी वैसे चार्जेस थे अराउंड 1,800-2,000 रुपये के आसपास, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो मेरे एक तो बच गए इसकी वजह से, प्लस ईजी हो गया वीज़ा लेना। बट ठीक है चलो, मैंने कहा 3 दिन की बात है, अच्छे होटल में रह लेंगे। वैसे मेरा बजट 4,000 रुपये मैक्स होता है, 4-4,500 रुपये, इसमें 6,000 पे करने पड़े। लो भैया आ गया हूँ मैं रिसेप्शन एरिया, चेक इन करते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ का काफ़ी वो है भाई, तो दुबई की तरह यहाँ पे भी डेजर्ट सफारी होती है विद मील, और शोज़ वगैरह भी होते होंगे कुछ ना कुछ। तो ये ले चलते हैं भाई, देखते हैं कल इनमें से क्या कर सकते हैं। चलो जी भाई 4th फ्लोर पे रूम मिला अपने को, चलते हैं। यहाँ पे भी वही डिलीवरी ऐप चल रही है तलाबात करके ना, जो वहाँ पे थी। ऐप करना पड़ेगा कार्ड भाई, जब ही जाएगी। ले भाई ले, अब चलेगा, लेट्स गो। हाँ तो तलाबात ऐप जो थी ना मस्कट में, वही सेम चल रही है यहाँ पे भी। तो फूड वूड ऑर्डर करना हो कर सकते हैं। बाकी आज का तो अपने पास बिरयानी का जुगाड़ है ही। अच्छा होटल है भाई, और अगर आप यहाँ पे आके बुक करते हैं ना, यही सेम होटल अराउंड 300 कतारी रियाल का पड़ता। बट डिस्कवर कतर की वेबसाइट से 250 पड़ा है, तो सस्ता ही पड़ा है देखा जाए।
404 नंबर है मेरा, 406 से 401 इधर पड़ेगा। ये देखो काफ़ी बड़ा है, मतलब एक फ्लोर पे अराउंड 12-13 रूम तो होंगे। अब रूम अंदर से देखते हैं कैसा है। लेट्स गो भाई, ये आ गया 404। अरे भैया ये तो बार काउंटर बना रखा है इन्होंने प्रॉपर, देखना। एक्चुअली मैंने बुक तो फ़ोटोज़ देख के ही किया था, बट मैं भूल गया था, काफ़ी दिन पहले बुक किया था ना। एक तगड़ा ही रूम है यार ये तो। देखो ये पूरा का पूरा लिविंग रूम बना हुआ है, सोफ़ा वगैरह, यहाँ पे टीवी रखा हुआ है एलजी का। देखो है तो इंटीरियर थोड़ा वो वुडन टाइप वाला, बट सही है, अच्छा लग रहा है। एसी यहाँ पे लगा हुआ है। ओह वॉशिंग मशीन मिल गई, चलो कपड़े धुल जाएंगे। मस्कट में नहीं धुलवाए मैंने, पैसे बच गए, यहाँ धो लूँगा। और सिंक हो गई, गैस हो गई, चिमनी है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, तो कुकिंग का भी है जुगाड़। हालांकि मैं कुकिंग का कुछ कैरी कर नहीं रहा हूँ, मैगी के पैकेट पड़े हैं वो बना सकता हूँ। अच्छा फ्रिज में चीज़ें भी है जो आप खरीद सकते हो। ये देखो भाई महंगी चीज़ें है बहुत ज़्यादा भाई। एप्पल जूस 7 कतरी रियाल। अच्छा मैं देख के हैरान हो गया, मैं 235 से कैलकुलेट कर रहा था ओमान वाले रेट से, पर 25 से करना है। 221 200 रुपये का है जूस, ठीक है, मतलब महंगा नहीं है फिर तो। पानी की एक बोतल मिल गई है यहाँ पे फ्री में भाई अपने को। एक टेबल लगा हुआ है, 3 कुर्सी है, थोड़ा अरेबिक टच दे रखा है फर्नीचर को भी ना। ये देखो तस्वीर वगैरह जो है उधर देखोगे, लैंप भी वैसा ही है भाई। बाकी लाइटें जला देते हैं सारी। इधर की तरफ है भाई वॉशरूम। वॉशरूम पता नहीं बाहर क्यों देते हैं रूम से भाई, रूम के अंदर अटैच होना चाहिए, रूम के बाहर अजीब हो जाता है। ये बाथटब है जो मैं यूज़ नहीं करने वाला। इधर सामने भाई वार्डरोब है ये इस तरह की। ये है जी बेडरूम। ओए होए होए क्या ग्रैंड है भाई बेडरूम, देखना प्रॉपर एक बड़े वाला बेड लगा हुआ है, किंग साइज बेड। इधर खिड़की से नज़ारे कैसे हैं, रोड के नज़ारे दिख रहे हैं सामने। ये टीवी लगा हुआ है, शीशा है, इधर भी अलमारी वगैरह है, ये रही सारी। एसी लगा हुआ है, पंखा नहीं है। बहुत सही है यार, फिर तो मतलब उस हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है ना। चलो अपना खाना वाना खाते हैं, बाकी ख़त्म करता हूँ जी इस वाले व्लॉग को। कल आपको दिखाऊंगा पूरी दोहा सिटी अच्छे से, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस होगी यहाँ की। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।